एवरीवन, वेलकम टू जिनोब लैब साइंस। आज आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ और आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग वायरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी को फिनिश किया था, जितने भी थे लॉट्स ऑफ द बैक्टीरिया को फिनिश किया था और बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लिया था। आप भी अपने तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, ठीक है, और हम आपके लिए निरंतर लेक्चर लाते रहेंगे। क्लियर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वायरोलॉजी में, और वायरोलॉजी में देखेंगे आज इसका थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मार्फोलॉजी देखेंगे, लोट्स ऑफ द जानकारी आज के लेंगे ओवरऑल। देन इसके बाद कल भी रिनेमिंग चैप्टर बचेगा। जैसे जैसे आगे फर्दर की ओर चलेंगे फिर वन वन वायरस को अपन लोग क्लियर पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरोलॉजी के बारे में जानेंगे क्या है, काफ़ी इंटरेस्टेड है ये भी कह सकते हैं आप। वायरोलॉजी जो होता है एक तरह का है, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का ही एक ब्रांच होता है जो कि उसी में इंक्लूड रहता है। क्लियर। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन इसके बाद इसकी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, क्लियर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है। क्लियर। इंट्रोडक्शन में पहले हम ये देखेंगे कि वायरोलॉजी होता क्या है। ठीक है। वायरोलॉजी वायरोलॉजी इसमें अगर हम देखेंगे तो वायरोलॉजी में दो टर्म मिला हुआ है। ठीक है ना। एक यहाँ पर लिखा हुआ है वायरो। वायरो का मतलब क्या होता है? वायरस। ठीक है। वायरो का मतलब क्या होता है? वायरस। और लॉजी को दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? टू द स्टडी ऑफ है। क्लियर। तो इसकी डिफिनीशन अगर हम कह सकते हैं कि क्या होती है कि एक तरह का इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द वायरस इज नोन एज द वायरोलॉजी। मतलब कि ये भी एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, ये कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वायरस की स्टडी करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर यही समझेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी वायरस के बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअल में अगर इसको हम एक तरह का आगे भी देखेंगे हिस्ट्री में, बट आपको बता दें कि वायरस को लैटिन वर्ड में पता क्या रखा गया है? अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आज बता देता हूँ। वायरस को लैटिन वर्ड में इसका मतलब बताया गया है कि इसका दैट मीन्स क्या होता है। वायरस का मतलब होता है एक तरह का पॉइजन। ठीक है। वायरस का एक तरह क्या होता है? पॉइजन बताया गया है लैटिन वर्ड में। मतलब कि कह सकती हैं कि ये वायरस अगर बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो इतना खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है कि बॉडी में, कि इसका अगर नॉर्मली ट्रीटमेंट ना किया जाए, ट्रीटमेंट को आप उसको जो है तो है अनसेटिस्फैक्टेड कर देती हैं, मतलब क्योर ना करिए और छोड़ दीजिए, तो ये एटलीस्ट मतलब कि आपको 15 से 20 दिन में ये डेथ लीड कर सकता है, इतना खतरनाक होता है। आगे भी काफ़ी इसकी इंटरेस्टेड स्टोरी देखेंगे, बट यहाँ पर समझिए एक टर्म लिखा है। यहाँ पर क्या है, एक एक पॉइंट को समझेंगे अपन लोग जितने भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट है। मतलब कह सकते हैं कि जो वायरस होता है तो ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे मतलब कि आप कह सकते हैं मच स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है अदर देन द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अदर हम ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में वायरस को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो वायरस होता है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, या कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप। क्लियर। क्यों होता है? क्योंकि अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया को फिनिश किया है, और बैक्टीरिया में हमने जब उसको बार बार याद करिए, इसीलिए हर पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए बताते जाते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया को हमने बताया था कि बैक्टीरिया को जो मेजरमेंट किया जाता है उसको माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर वायरस को जो मेजरमेंट किया जाता है तो नैनोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, एनम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1000 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, यहाँ पर 1000 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। मतलब कि इतनी छोटी यूनिट होती है इसकी मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर। ये आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए या माइंड में नोट करके रखिए। तो यहाँ पर ये कैसा होता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा है। और ये कैसा है?
ऑब्लिगेट, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ऑब्लिगेट है, ठीक ना, और इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट है। मतलब कि यहाँ पर समझिए इसको कि ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझिए, क्योंकि ये बार बार टर्म प्रीवियस लेक्चर में भी आया था, बट इसमें भी आएगा, और ये पैरासाइट पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ये टर्म कि जो टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट है, ठीक है ना, या कि टोटली डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये टोटली किस पर डिपेंड होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कि लिविंग मटेरियल होता है, या कि लिविंग कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स होता है, जितने भी किंगडम लिविंग फॉर्म में अगर हैं, ठीक ना, चाहे आप प्लांट भी ले लीजिए, अगर प्लांट भी लिविंग फॉर्म में है तो उसमें भी ये अपना होस्ट के रूप में काम करेगा। तो ऑब्लिगेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा टर्म जो कि टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट टू ऑब्टेन द नोरिशमेंट मटेरियल। मतलब कि ये टोटली डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, और वहाँ से अपने सर्वाइवल के लिए क्या यूज़ करेगा, क्या ऑब्टेन करेगा, नोरिशमेंट, मतलब कि न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा। दैट मीन्स क्या कहलाता है, ऑब्लिगेट। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, कह सकते हैं वायरस, तो ये टोटली क्या करता है, इन्फेक्शन करता है किसके अंदर, इंट्रासेलुलर, मतलब कि ये विद इन द सेल, सेल के अंदर ही क्या करके क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है। और ये क्या लिखा आगे, इन्फेक्टिव एजेंट। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट। मतलब कि जो वायरस होता है एक तरह का स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट होता है, ठीक है ना। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, कंटेनिंग द ओनली वन टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जीनोम। मतलब कि ये जीन के रूप में, या किसी को बोल सकते हो आप जीनोम बोल सकते हो, ठीक है। तो आइदर ये वन टाइम पे, ठीक ना, ओनली वन टाइम में, मतलब कि एक समय में या तो डीएनए को कंटेन कर सकता है, या कि आरएनए जो होता है जीन को कंटेन कर सकता है, या कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो एक टाइम पे दोनों चीज को कंटेन कर सकता है, वो डीएनए को भी कंटेन करके रख सकता है, आरएनए को भी कंटेन करके रखता है। जबकि जो वायरस होता है तो एक टाइम पे या तो वो डीएनए को कंटेन करेगा, या कि फिर आरएनए को कंटेन करेगा, ठीक है ना। और वायरस को इनके न्यूक्लिक एसिड के आधार पर ही कैटेगराइज किया गया है सबसे ज्यादा। क्लियर, आगे भी देखेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है कि हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल्स है। मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होती हैं तो अपने इन्वायरमेंट में, कह सकती हैं कि अपने इन्वायरमेंट में एक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने इन्वायरमेंट पे धूल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी तरह का ऑर्गेनिज्म में जो वायरस होता है तो वो भी कैसा होता है, एक डस्ट पार्टिकल की तरह प्रेजेंट होता है। और इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो अगर आउटसाइड सेल, यानी कि आउटसाइड अगर बॉडी प्रेजेंट है तो उसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जब ये विद इन बॉडी में या विद इन होस्ट में जाएगा तभी अपना एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, हैव अ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि दे डू नॉट पोसेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक द एंजाइम्स। मतलब कि कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया में पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें पूरी सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारे उसमें जो होता है सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। जबकि जो वायरस होता है तो उसमें किसी प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और उसमें एंजाइम्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं उसके सिंथेसिस के लिए, ठीक है। नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। मतलब है अगर इसको सिंथेसिस होना, सिंथेसिस का दैट मीन्स क्या होता है, बनना। मतलब किसका अगर बिल्डिंग बन रहा है वायरस की सेल्स का, तो उसके लिए कह सकते हैं आप कुछ प्रोटीन और या कि न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या, आइदर डीएनए होगा या कि आरएनए होगा। प्रोटीन में कोई ना कोई क्या होंगे, एमिनो एसिड होंगे।
क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है कि मल्टीप्लाई बाय द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट डू नॉट बाइनरी फिजन। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 16, 32, इस तरीके से जो बाइनरी फ्यूजन के रूप में अपना जनरेशन बढ़ाता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से वायरस अपना मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको जो मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस होती है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू करता है, ठीक है ना। कैसे करता है, जब इसका आप हम आगे जब इसका रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे, कल्टीवेशन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना आप समझ के रखिए कि जो मल्टीप्लाई करता है किसके द्वारा करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू करता है। इतना अपने माइंड में बना के रखिए। नेक्स्ट और जो मोस्ट पॉइंट ये है, ये हमेशा आपको नोट करके रखना है कि दे डू नॉट हैव द ग्रोथ इन इनएमिनेट मीडिया, ठीक है ना। मोस्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, इसको आप जरूर नोट करके अपने बुक में रखिए और बुक से ज़्यादा अपने माइंड में रखिए कि इनएमिनेट मीडिया में ये ग्रो नहीं करता। अब क्वेश्चन यहाँ से आपके माइंड में आया होगा कि इनएमिनेट मीडिया क्या होता है। इनएमिनेट मीडिया का मतलब ये होता है कि सेल फ्री मीडिया, मतलब कि जैसे अपन लोग जो आर्टिफिशियल ऑर्डिनरी मीडिया, जिसमें कल्चर मीडिया, चॉकलेट अगार, मैकोनिकी अगार, ये सभी क्या होते हैं कि एक तरह कह सकते हैं कि सेल फ्री मीडिया होते हैं। मतलब कि उसमें जो होता है किसी न किसी सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इनएमिनेट मीडिया में ग्रो नहीं करता। मतलब जितने भी अपन लोग बैक्टीरिया के लिए मीडिया यूज़ करते हैं वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, इनएमिनेट मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। जबकि जो वायरस होता है तो इनएमिनेट मीडिया में ग्रो नहीं करेगा, तो फिर किस में ग्रो करेगा, ये ओनली ग्रो इन द लिविंग सेल्स। मतलब कि जो लिविंग सेल्स होती हैं वो वही में ग्रो करता है, या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा। क्लियर, ये पॉइंट को आप समझ के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ये भी क्या होता है कि एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होता है। कैसे, अगर यहाँ पर किसी पर्सन को बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो उसमें आप एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, ठीक है ना, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे तो उसके प्रति वो क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, नॉट फॉर रेजिस्टेंस। जबकि जो वायरस होता है, तो वायरस को अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को वायरल का इन्फेक्शन हुआ है तो आप वहाँ पर एंटीबायोटिक देंगे तो वो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वायरस के लिए क्या दिया जाता है, एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, नॉट फॉर द एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ के रखिए। अब ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि फिर बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन बॉडी में होती हैं तो कुछ तो एंटीबायोटिक भी साथ में दी जाती है जब वायरल इन्फेक्शन होता है या कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ऐसा क्यों किया जाता है, एंटीबायोटिक देकर ही अगर किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडी ड्रग उसके साथ में कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ना होने पाए, या कह सकते हैं किसी प्रकार का अगर उसका इम्यूनिटी वीक हो रही है तो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में हावी ना होने पाए। तो इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग दी जाती है एंटीबायोटिक है। क्लियर, तो ये चीज को भी समझ के रखिए कि वायरस के लिए रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। क्लियर, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। अब चलिए थोड़ी इसका इतिहास जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास में भी काफी इंटरेस्टेड स्टोरी है। 2-3 साइंटिस्ट ने अपना अच्छा खासा रोल प्ले किया है। यहां पर समझिए कि इस ऑर्गेनिज्म को, मतलब कह सकते हैं वायरस को इन्वेंट करने के लिए एक रशियन बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जो कि 1892 में, उनका क्या नाम था ये चीज समझ लीजिए, डिमिस्ट्री, ठीक है ना, डिमिस्ट्री आइवा आइबेनोवस्की, ठीक है ना, आइबेनोवस्की उनका नाम था, इतना बड़ा, ठीक ना। और वो कैसे थे, बायोलॉजिस्ट थे, कहाँ के, रसियन के थे। और 1892 में इन्होंने ये देखा था, क्या देखा था कि एक जो होता है लीफ होता है, और उस लीफ का क्या नाम था, टोबैको, मतलब कि तम्बाकू को जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां। तो इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया और देखा, ये देखा था। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्रूज्ड लीफ एक्सट्रैक्ट करके, मतलब कि यही
जो टोबैको होता है उसका लीफ को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्ट किए का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक ना। एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, पहले उसका जो होता है क्रश बनाया जाता है, क्रश बनाने के बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद फिर उसका जो होता है एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि एक चैम्बरलैंड फिल्टर यूज़ किए थे, ठीक है ना। और उस लीफ को जब एक्सट्रैक्ट किए और फिल्टर कर रहे थे तो उसमें ये देखा कि वो प्लांट में क्या है, एक तरह की डिजीज है, ठीक है ना। और वो डिजीज कैसी थी, टोबैको प्लांट डिजीज थी, ठीक है ना। जो डिजीज थी तो वो टोबैको प्लांट में थी। अब उन्होंने क्या किया था, जब फिल्टर कर रहे थे तो ये देखा कि वो जो डिजीज है, ठीक ना, एक तरह का ऑर्गेनिज्म उसमें जो प्रेजेंट था, जो डिजीज प्रोड्यूस किया था, तो वो क्या हो रहा था, उस फिल्टर से फिल्टर हो गया था, ठीक है ना। मतलब कि फिल्टर हो जा रहा था। तभी से फिर क्या किया गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए, ठीक ना, आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट बढ़ता गया। और उन्होंने ये बताया कि वो जो एक तरह का ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है, एक तरह का क्या है, वायरस है। तभी से फिर इसका नाम पड़ गया था टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया गया था। देन इसके बाद उन्होंने आगे भी स्टडी करते गए और ये भी बताया था कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है तो प्लांट में डिजीज कोज करता है एंड रिमेनिंग द इन्फेक्टियस इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन। मतलब कि वो भी फिल्टर हुआ था, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कैसे ये नाम आया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है, एट द टाइम, एक समय के बाद ऐसा था कि इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल द सच इन्फेक्टियस एजेंट present in the plant sap could be the retained by the bacteriological filter। मतलब यहाँ पर ये था कि जैसे जैसे इनकी स्टडी और चलती गई, जो रिसर्च था चलता गया, तो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर यूज़ किए, ठीक है ना। और बहुत सारे जो प्लांट सेप थे उसको यूज़ किया और यूज़ करके ये बताया कि प्लांट में एक तरह का इन्फेक्टियस एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं। और वो जो इन्फेक्टियस एजेंट है एक तरह के क्या है, वायरस हैं, जो कि बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर यूज़ करने के बाद वो क्या हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं। क्योंकि बैक्टीरिया अगर होते हैं तो फिल्टर नहीं होते, वायरस जो होते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर में आसानी से वो बाहर फिल्टर हो जाते। इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया। लेटर देन, बाद में सबसे बड़ा जो रोल हुआ था 6 साल बाद 1892 से 1898 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मार्टिनस बेचरेनिक, ठीक है ना। इन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है इस बायोलॉजी में। ये कौन थे चीज़ समझ लीजिए, ये डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो कि फिर क्या किए थे, जो ये साइंटिस्ट है डिमिस्ट्री थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट को छोड़ा था बीच में, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर उन्होंने फर्दर क्या किया, रिपीट किया, ठीक है। रिपीटेड द एक्सपेरिमेंटल एंड बिकेम द कन्वीनियंट दैट फिल्टर द कंटेन अ न्यू फॉर्म ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट। मतलब उन्होंने क्या किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को जो डिमिस्ट्री ने उसको छोड़ा था बीच में, उसी को क्या किया, रिपीट किए लेटर 6 साल बाद ये साइंटिस्ट। और इन्होंने ये बताया कि उसमें भी और जो है तो अलग अलग तरीके के न्यू फॉर्म हो रहे हैं इन्फेक्टियस एजेंट का है, क्लियर। और इन्होंने क्या किया था, जो मार्टिनस बेचरेनिक थे, तो टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया, रिपीट करके डिस्कवर तो किया था, ठीक है। बट इन्होंने ये भी देखा था कि और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं कि फिल्टर के थ्रू फिल्टर हो रही हैं, ठीक है। फिर बेजरेनिक ने फाउंड किया, मतलब पता लगाया कि फिल्ट्रेबल या कि नॉन कल्टिवेबल या कि नॉन विजुअल या कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट कुड बी द डिफ्यूज थ्रू द अगार जेल लाइक द फ्लूड। मतलब इसका कहने की ये है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि ये वायरस को पता लगाया कि वो फिल्ट्रेबल है, मतलब कि फिल्टर हो रहा है, और नॉन कल्टिवेबल है। नॉन कल्टिवेबल का मतलब क्या है कि जो इनएमिनेट मीडिया में ग्रो नहीं हो सकता, ये सिर्फ किस में ग्रो हो जाएगा, सेल, लिविंग सेल में ग्रो होगा। और कैसा है, इनविजुअल है, ठीक ना। इनविजुअल का मतलब क्या है कि ये आसानी से आपको विजुलाइज नहीं होगा, इसके लिए यूज किया गया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट इसको नाम दिया गया,
ठीक है। क्यों दिया गया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट? क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप या कि इजी जो नॉर्मल रूटीन में माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है तो उसमें ये विजुलाइज नहीं होना, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट और कुड डिफ्यूज थ्रू द अगार जेल लाइक अ फ्लूइड। मतलब कि इसको जब क्या किए थे, फ्लूइड लिए और अगार जेल चलाएं, ठीक ना। अगार जेल क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जब की जाती है तो उसमें अगार जेल यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या किए उन्होंने, ये देखा कि ये जो वायरस है एक तरह की क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, ठीक ना। डिफ्यूज मतलब कि आगे की ओर ये माइग्रेट हो रहा है। क्लियर? ये भी बताएं। तभी से ये इनका जो सबसे बड़ा रोल बन गया था माइक्रोबायल इसमें वायरोलॉजी में, बेजरेनिक जो थे मार्टिनस बेजरेनिक, और इन्हीं को क्या दिया जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। ये चीज़ भी अपने माइंड में नोट करके रखिए, मार्टिनस बेजरेनिक का। क्लियर? इतना आपको समझ में आए? आगे भी कैसे बताएगा, ये पॉइंट को आगे की ओर ले गया है, ठीक है ना। आगे ये बताएगा कि ही थॉट द फ्लूइड, मतलब कि उनका विचार आया कि इट सेल्फ अलाइव एंड कॉल्ड द कंटेमियम बाइपन्स फ्लूडम, ठीक है ना। मतलब इसका ये है कि जो कंटेजियस बाइपन मतलब क्या, यहाँ पर बाइपन मतलब होता है लिविंग, ठीक है ना, और फ्लूडम मतलब होता है फ्लूड। सोल्यूबल द लिविंग जम्स, मतलब कि इसमें सोल्यूबल हो रहा है लिविंग जम्स में, लाइक अ पॉइजनस स्नेक या बिनोम एंड द री इंट्रोड्यूस द वर्ड वायरस फॉर द सच एजेंट। मतलब कहने कि ये था कि आगे फर्दर और स्टडी चली, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट थे जो मार्टिनस, तो आगे भी फर्दर स्टडी की और ये सोल्यूबल लिविंग जम्स के रूप में बताया कि ये जो जम्स होती हैं तो ये सोल्यूबल होती हैं, लाइक जैसे कि पॉइजनस स्नेक बिनोम, ठीक ना। और फिर इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था, किस वर्ड को, वायरस को। और ये बताया गया कि ये एक तरह का इन्फेक्टियस एजेंट होता है। तो अभी हमने ये स्टार्टिंग ही आपको बताया था कि वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजनस, ठीक है ना। तभी से इस वायरस को फिर बता दिया गया था कि वायरस का मतलब ही होता है लैटिन वर्ड में पॉइजनस, जिस तरह का स्नेक का पॉइजन होता है। क्लियर? ये चीज़ अपने माइंड में भी नोट करके रखिए। क्लियर? आगे देखिए फर्दर, फिर ये जो वेजरेनिक थे तो मेंटेन किए थे किसको, वायरस को, वर आर लिक्विड इन द नेचर, ठीक ना। किस में मेंटेन करके रखे थे, लिक्विड नेचर में। और जो ये थ्योरी थी तो लेटर बाद में थ्योरी द लेटर द डिस्क्राइब बाय द बेल्डन स्टैनली, ठीक ना। ये साइंटिस्ट आए और वो थ्योरी को क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे। हु क्रिस्टलाइज द टीएमबी मतलब टोमैको मोजाइक वायरस एंड प्रूव्ड दैट द दे वर एंड द पार्टिकुलेट है। मतलब फिर इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया, ठीक है ना। और ये बताया कि टीएमबी जो होता है एक तरह के कह सकते हैं टोबैको मोजाइक वायरस है, मतलब कि वायरस है, और इसको प्रूव्ड करके उस थ्योरी में रखा गया, ठीक है। ये चीज़ को भी आप समझ के रखिए। ये एडिशनल में है कि फिर उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान 1898 में एक लोफलर और ये फ्रोज साइंटिस्ट थे जो कि ये बताया था, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना, फर्स्ट एनिमल्स वायरस को एजेंट ऑफ द फूड एंड द माउथ डिजीज से, ठीक है ना, ऑफ द कैटल्स थ्रू द सिमिलर फिल्टर एंड द डिस्कवर द फर्स्ट द एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बताया था, इसको ऐसे छोड़िए और मेरी बातों से समझिए कि जो लोफलर और फ्रोज से इन्होंने फर्स्ट वायरस को डिस्कवर किया था, जो कि ये बताया था कि जो फूड और माउथ डिजीज कोज कर रहा है किसके, कैटल्स के। कैटल्स मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस के बछड़ा होते हैं उसको बोला जाता है। थ्रू द सिमिलर फिल्टर मतलब कि वही जो सिमिलर फिल्टर यूज किया जाता टीएमबी के लिए, टोमैको मोजाइक वायरस के लिए, तो वही फिल्टर इसके लिए भी अप्लाई किया गया। और ये भी बताया गया कि ये फिल्ट्रेबल है ऑर्गेनिज्म। तब से फिर क्या दिया गया था कि एनिमल्स एजेंट वायरस को भी डिस्कवर कर लिया गया। किसके द्वारा, लोफलर के द्वारा किया गया था, ठीक ना, 1898 उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट एनिमल्स वायरस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो आप बता सकते हैं लोफलर के द्वारा। और किस सन में किया गया था, तो उसी सन में जब टीएमबी को डिस्कवर किया गया, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा इसकी हिस्ट्री को। मोटा मोटा पॉइंट अपने माइंड में रखना है, ज़्यादा थ्योरी नहीं रखना है, बट मैं थोड़ी लिबरेट होकर के एक्सप्लेन किया हूँ आपके लिए। क्लियर?
अब यहाँ पर मोस्ट जो इम्पोर्टेंस इसके लिए होता है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हैं इसके लिए मोटा मोटा क्या होता है। क्लियर। अभी हमने बताया कि वायरस जो होता है एक तरह कैसा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, टू मच स्मॉलर, सबसे स्मॉलर होता है, ऑब्लिगेट होता है, और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ये कि इन्फेक्टिव एजेंट होता है। ये टर्म अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। और ये ओनली विजुलाइज्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं क्या क्या होता है। अगर इस वायरस को आप क्या करेंगे, विजुलाइज करके देखेंगे तो ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ये ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना। रिमेनिंग एक दो वायरस जो होते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं वो आपको ओकुलर लाइट माइक्रोस्कोप में विजुलाइज हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वही पॉइंट है यहाँ पर कि दीज डू नॉट हैव द एंजाइम्स। ठीक ना, एंजाइम्स नहीं होता है नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि इसको सिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन और कुछ न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत हो सकती है, बट एंजाइम्स के लिए नहीं होती है। कहीं ना कहीं एक दो ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वायरस के रिगार्डिंग में जो कि आपको एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए मिल सकता है। आगे जब एक एक करके देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, ये ग्रो कहाँ हो सकता है, इनसाइड द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के अंदर ही ये ग्रो कर सकता है, आउटसाइड ये लिविंग सेल्स में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। रिप्लिकेशन डिपेंड अपॉन द सिंथेटिक द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल्स, मतलब कि जब होस्ट की सेल में पहुंचेगा और मशीनरी करना स्टार्ट करेगा तभी जाकर सिंथेसिस मशीनरी, मतलब कि जब होस्ट के सेल में गया और मशीनरी सिंथेसिस करना स्टार्ट किया तभी जाकर के वायरस का रिप्लिकेशन होगा, अदरवाइज ये आउटसाइड द लिविंग सेल्स में ये रिप्लिकेशन नहीं करेगा। ठीक है। डू नॉट प्रोसेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रकार का इसमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, गोल्गी ऑपरेटस वगैरह जितने भी होते हैं तो वायरस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। डू नॉट हैव द मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल्स से, लिविंग सेल्स के बाहर आउटसाइड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बाहर अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो एक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है। जैसे ये होस्ट की बॉडी में जाएगा, होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, तभी ही अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट करेगा। क्लियर, ये भी आप समझ के रखिए। नेक्स्ट वही पॉइंट है कि अनेबल टू ग्रो इन एमिनेट मीडिया। ठीक है, इन एमिनेट मीडिया में ये ग्रो नहीं करेगा। क्लियर। और भी समझ लीजिए इसमें ओनली वन टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए या कि आरएनए। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि वायरस में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि डीएनए और आरएनए साथ में पाए जाएंगे, सिर्फ ओनली एक टाइम पर या तो डीएनए पाया जाएगा या कि फिर आरएनए ये कंटेंट पाया जाएगा। ठीक ना, ये जेनेटिक इसका टेरियल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। डू नॉट प्रोसेस द साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेन्स, वही पॉइंट जब हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। आउट नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑन द, मतलब कहने की ये है कि ये खुद से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको किसी प्रकार का होस्ट की ज़रूरत जब नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पाएगा अपनी। ठीक है, जब ये होस्ट के कांटेक्ट में गया, होस्ट के बॉडी में गया, तभी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। क्लियर। वही पॉइंट यहाँ पर फिर से जो हमने इंट्रोडक्शन में समझाया, यही इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि डू नॉट मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। ठीक ना, बट मल्टीप्लाई बाय द कम्प्लेक्स प्रोसेस, कम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। रिमेनिंग द अनअफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक, मतलब कि ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस रहेगा, जबकि अगर सेंसिटिव रहेगा किसके प्रति में, इंटरफेरॉन के प्रेजेंस में ये क्या रहेगा, सेंसिटिव आएगा। क्लियर। अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको कि एंटीबायोटिक के प्रति क्यों नहीं रहेगा एंटीबायोटिक के प्रति क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल नहीं है, ये कैसा है, वायरस है। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एंटीवायरल ड्रग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। और इसके प्रति ये सेंसिटिव रह सकता है एंटीवायरल ड्रग के प्रति या कि इंटरफेरॉन के प्रति ये सेंसिटिव रहेगा। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉर गोइंग फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, मतलब कि अगर किसी होस्ट के किसी पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन कोज किया है तो ये इन्फेक्शन वन पर्सन से अनदर पर्सन में भी ये स्प्रेड कर देता है। क्लियर। वायरल कंपोनेंट्स मस्ट बी द असेंबल्ड इनटू द कंप्लीट वायरस इज नोन एज द बेरियन। ठीक है, ये भी टर्म आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे कि बेरियन क्या होता है। क्लियर। बट यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दे कि बेरियन भी एक तरह कर सकते हैं, ये कंप्लीट वायरस की तरह ही काम करता है। जैसे एक वायरस होता है ऑर्गेनिज्म, उसी तरह का है बेरियन जो होता है एक कंप्लीट वायरस ही होता है। मतलब कि और इसकी खासियत ये होती है, ये जो काम करता है तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन बॉडी में कॉज होता है, मतलब कि जो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो बेरियन के प्रेजेंस के कारण ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हाई होता है। ठीक है, जिस वायरस में अगर बेरियन नहीं प्रेजेंट रहेगा तो वो ये वायरस जो होता है हाईली इन्फेक्टियस नहीं होगा, ठीक ना, कम ही रहेगा। बट बेरियन जो होता है कि हाईली इन्फेक्शन कोज करने का काम करता है। वही चीज लिखा है यहाँ पर कि जो वायरल का कंपोनेंट है, कौन कंपोनेंट है, बेरियन, जो कि क्या है, असेंबल्ड है इनटू द कंप्लीट वायरस। कंप्लीट वायरस की तरह ये भी क्या होता है, बेरियन, इसी को बोला जा रहा है। क्लियर। फॉर द कल्टीवेशन मेनली द थ्री मेथड, मतलब कि अगर आपको वायरस को कल्टीवेशन करना है, तीन मेथड यूज करेंगे, जिसमें से एनिमल से इनक्यूलेशन यूज करना है, सेकंड है चिक एम्ब्रियो है, और थर्ड क्या है, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के लिए ओवरऑल आप समझ सकते हैं। आगे समझिए इसकी मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। मार्फोलॉजी में फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इसकी साइज को। ठीक है, साइज भी क्या होती है, मच स्मॉलर होती है, और डिफरेंट वायरस की डिफरेंट डिफरेंट साइज भी यहाँ पर आती है। क्लियर। तो वायरस ये कैसा होता है, मच स्मॉलर होता है देन द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसके मेजरिंग कितनी होती है, नैनोमीटर के अंतर्गत होती है इसके यूनिट। क्लियर। तो ये मच स्मॉलर होता है वायरस अदर, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, फंजाई वगैरह जितने भी हैं। क्लियर। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल्स कॉल्ड द बेरियन। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया है, बेरियन। अभी हमने क्या बताया बेरियन के बारे में यहाँ पर, ठीक है ना, इनको डिटेल्स लेक्चर एक लेंगे इसका। क्लियर। कि बेरियन जो होता है एक तरह का कंप्लीट वायरस होता है, यहाँ पर बताया। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टियस अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर पॉइंट आपके माइंड में ये आया होगा, ठीक है, कि अभी हमने एक स्टार्टिंग में वायरस के डिफिनीशन में क्या बताया कि वायरस आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट। क्या मैंने बताया था, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मतलब कि सेल्स के अंदर जाकर के जो इन्फेक्शन कर रहा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वही वायरस। जबकि यहाँ पर बेरियन को यह बताया गया है कि ये कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टियस वायरस होता है। मतलब कि जो सेल होती है तो सेल के बाहर भी ये इन्फेक्शन करता है। मतलब कि ये सेल हो गई तो ये सेल का ये न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है तो ये कौन कर रहा है, वायरस कर रहा है। ठीक है ना। और सेल के जो बाहर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, रैप्चर करने का, तोड़ने का काम कर रहा है, तो कौन कर रहा है, बेरियन कर रहा है। तो इसीलिए हर एक वायरस के अंदर बेरियन प्रेजेंट होता है, तभी वो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल को अंदर से ही और बाहर से दोनों तरह से क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वायरस। क्लियर। साइज की अगर बात करेंगे तो साइज वायरस की रेंज करती है, नॉर्मल ये 20 से लेकर के 300 नैनोमीटर इन डायमीटर की होती है। किसी किसी बुक में आपको 400 तक भी मिल सकता है, या कि आपको किसी बुक में 700 तक भी मिल सकता है। क्लियर। बट आप नॉर्मली यहाँ पर 20 से लेकर के, ठीक है ना, 20 से लेकर के 350 नैनोमीटर में याद कर सकते हैं, नॉर्मल एक रेंज के रूप में। लार्जेस्ट वायरस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट वायरस जो होता है स्मॉल पॉक्स होता है, जिसकी रेंज जो होती है 300 नैनोमीटर होती है। क्लियर। लार्जेस्ट वायरस की एक बुक में हमने पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, ठीक है, कि कह सकते हैं यहाँ पे 500 लिखा था, बट वो गलत थी।
क्लियर। आप इतना अपने माइंड में नोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ये आपको 350 मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं मिल सकता है लार्जेस्ट वायर। स्मॉलेस्ट वायरस की अगर हम बात करेंगे तो 20 नैनोमीटर में, जिसमें क्या आता है, सेकंड आता है ये पर्बो वायरस आता है। कहीं कहीं आपको 10 नैनोमीटर भी देखने को मिलेगा, बट आप एक रेंज के रूप में इसको 20 याद करके रखिए। क्लियर। तो लार्जेस्ट वायरस जो होता है स्मॉल पॉक्स वायरस हो जाता है, जो 300 या कि 350 नैनोमीटर में होता है, और पार्वो वायरस जो होता है 20 नैनोमीटर में होता है। क्लियर। ये समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा क्या है, वायरस का एक तरह कह सकते हैं डायग्राम में कौन वायरस कितने में है। जैसे यहाँ पर देखिए बेरियोला वायरस 360 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हार्पिस वायरस जो था 200 नैनोमीटर मिल रहा है, जबकि रेबीज वायरस जो होता है 180 टू 80 नैनोमीटर मिल रहा है। मीजल्स वायरस 150 में है। HIV फर्स्ट वायरस 120 नैनोमीटर, ठीक ना। सार्स जो वायरस होता है, सार्स मतलब कि जो कोविड वायरस कोरोना वायरस होता है उसी का वेरिएंट होता है। क्लियर। जो 120 नैनोमीटर के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर रोटा वायरस जो है 80 नैनोमीटर है। एडनो वायरस 90 नैनोमीटर में है। इन्फ्लुएंजा वायरस कह सकते हैं यहाँ पर 100 नैनोमीटर में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इबोला वायरस, इबोला वायरस को जो दिखा रहा होगा आपको 80 टू 970 नैनोमीटर, मतलब कि इतना बड़ा इसको कैटेगराइज करके बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। बट इसके अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट होता है इंटरनल डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट किया जाता है। पैपिलोमा वायरस 60 माइक्रोमीटर है, ठीक ना। डेंगू वायरस जिसमें जीका वायरस आता है 50 नैनोमीटर है। हिपेटाइटिस सी वायरस 15 नैनोमीटर, ठीक ना। हिपेटाइटिस बी वायरस 42 नैनोमीटर, और हिपेटाइटिस ए वायरस और पोलियो वायरस 30 नैनोमीटर, और पर्बो वायरस जो भी हमने बताया 20 नैनोमीटर में है। क्लियर। तो इतना आपको याद करना है क्या कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो आपको 20 तक खत्म हुआ, मतलब कि 360 नैनोमीटर से स्टार्ट हुआ है और 20 में जा करके फिनिश हुआ। ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, ओवरऑल थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ जाएगा। क्लियर। इन सभी वायरस जितने भी अपने अंडर में आ रहे हैं, चाहे RNA वायरस हो चाहे DNA वायरस हो, सभी को एक एक करके पूरा उसका जो होता है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री से लेकर के लास्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस तक पढ़ेंगे एक एक वायरस को। क्लियर। सेकंड है यहाँ पर है स्ट्रक्चर और सिमिट्री, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो टर्म लिखा है, एक स्ट्रक्चर लिखा है और सिमिट्री। नाम समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है, कह सकते हैं उसका ढांचा, मतलब कि जिस तरह की ये ढांचा बना। फिर सिमिट्री का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर सिमिट्री का मतलब ही होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक ना। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है पूरा जो जैसे ढांचा बन रहा, और सिमिट्री को ही रिसिम्बल किया गया है एक स्ट्रक्चर की तरह ही। क्लियर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जो बिरियोन होता है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड कोर, ठीक ना, जिसको क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। और इसको सराउंडिंग किसकी कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है, या कि कैप्सिड की। क्लियर। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा मटेरियल आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, ऑरेंज कलर में, ये क्या कहलाता है, इसका कैप्सिड कहलाता है। क्लियर। ये पूरा जो सराउंडिंग प्रेजेंट है चारों तरफ से, ये क्या है, कैप्सिड है। क्लियर। और कैप्सिड करता क्या है, ये चीज को समझिए कि कैप्सिड टुगेदर विद द इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज द न्यूक्लियोकैप्सिड है। मतलब कि जो कैप्सिड होता है, तो कैप्सिड जो होता है इनक्लोज करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को, और न्यूक्लिक एसिड को, और इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। देखिए ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इसका पूरा क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। और कैप्सिड को के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, पूरा उसको क्या कर रहा है, कवर करने काम कर रहा है। ये पार्टिकल्स जो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, हेलिकल के रूप में, यही क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को जो पूरा कवर करके रख रहा है, ठीक है ना, जो पूरा कवर करके रख रहा है दोनों को, कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड को, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसी तरह आपको इसमें भी नजर आ रहा है, हेलिकल के पार्ट में दिख रहा होगा और इसमें भी दिख रहा होगा। क्लियर। कैप्सिड इज कंपोज द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, आर द नोन एज द कैप्सोमियर।
पॉइंट को समझिएगा कि जो कैप्सिड होता है, ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन को कंटेन करता है, किस फॉर्म में, सब यूनिट के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, प्रोटीन, ठीक ना, एमिनो एसिड। और इसको कहा क्या जा रहा है, कैप्सोमेयर। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको हेक्सागोनल के रूप में दिख रहा होगा, इससे समझिए, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको नजर आ रहा है, यही क्या कहलाता है, कैप्सोमेयर। और क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि विच मेडअप ऑफ द कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर किससे मिलकर के बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड में क्या है यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर। और समझिए कि कुछ वायरसेस जो होती हैं तो आल्सो कंटेन द इन्वेलप है, ठीक ना, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक तरह क्या प्रेजेंट है, कैप्सोमेयर, ठीक है ना। और ये जो आपको पूरा मटेरियल दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका कैप्सिड। और कैप्सिड के चारों तरफ एक आपको इस तरह के लेयर प्रेजेंट है, यही क्या कहलाती है, इसका क्या कहलाती है, ये इन्वेलप कहलाती है। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो आपको सराउंडिंग दिख रहा होगा चारों तरफ, यही क्या कहलाता है, इसका इन्वेलप। और ये इन्वेलप किसके सराउंडिंग है, न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ। अब ये न्यूक्लियस इन्वेलप जो होता है किससे मिलकर बना होता है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। पॉइंट को समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कैप्सिड होता है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, जिसको हम कैप्सोमेयर कह रहे हैं। जबकि उसके सराउंडिंग जो एक तरह के इन्वेलप प्रेजेंट है, वो किससे मिलकर बना होता है, लाइपोप्रोटीन नेचर का मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो इन्वेलप प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग, तो वो किस नेचर का है, तो लाइपोप्रोटीन नेचर का है। क्लियर। अब ये जो इन्वेलप होता है, तो इन्वेलप के जो ऊपर एक तरह के क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन लाइक, आपको हेयर या कि प्रोजेक्शन लाइक ये दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पेप्लोमर बोलते हैं, ठीक है ना। और पेप्लोमर भी जो होता है एक तरह का प्रोटीन से मिलकर के ही बना होता है। क्लियर। इन्वेलप वायरसेस ससेप्टिबल टू द एक्शन ऑफ द लिपिड सोलवेंट लाइक द ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये लाइन को भी छोड़िए, आगे हम रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे इसको। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया क्या क्या है इसका। क्या नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सिमिट्री, ठीक है ना। सिमिट्री का दैट मीन्स क्या है कि इसमें 3 टाइप्स की सिमिट्री पाई जाती है। कह सकते हैं कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सिमिट्री आर द डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर, ठीक है। मतलब कि कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो वो क्या कर रही है, उसको अरेंजमेंट करने काम कर रही। और ये कितनी प्रेजेंट होती है, 3 प्रेजेंट होती है। एक यहाँ पर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, सेकंड हेलिकल सिमेट्री है, और थर्ड यहाँ पर कैसी है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। क्लियर। तो जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है उसको हम क्यूबिकल सिमेट्री भी कहते हैं, या कि पॉलीगोनल सिमेट्री भी कहा जाता है। क्लियर। ये चीज़ को भी समझ के रखिएगा कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को हम क्यूबिकल सिमेट्री या कि पॉलीगोनल भी कह सकते हैं। क्यूबिकल का मतलब क्या होती है, क्यूब के जैसे, ठीक है। जिस तरह के आप अगर क्यूब देखे होंगे या खेलते होंगे, ठीक है, तो उस तरह के जिसका उसका चारों कॉर्नर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्यूब लाइक रहती है और पॉलीगोन रहती है। और इसी में आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में आपको 12 वर्टिकल्स या कि कॉर्नर मिल सकते हैं और 20 फेसेट से मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 वर्टिक्स और जो 20 फेसेट्स होते हैं किस सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं, तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं, और 6 आपको जो होता है इसके पीछे होंगे, ठीक है ना। तो यही क्या होते हैं, 12 इसके वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और 20 फेसेट्स हैं। फेसेट का मतलब क्या होता है, फेस मतलब सामने की ओर। क्लियर। तो आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, एक ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपको ये नजर आ रहा है, थर्ड ये है, ठीक है ना, फोर्थ है, 5th है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। और इसी तरह इसके बाहर है, इसको इसके अंदर उस साइड है, ठीक है ना। मतलब कि आपको कुछ सामने की ओर नजर आ रहे हैं, कुछ इसके पीछे की साइड है। क्लियर। तो यही क्या होते हैं, इसके फेसेट्स होते हैं। और ये जो होते हैं क्या करते हैं, शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं।
क्लियर। और इस टाइप की जो सिमिट्री होती है तो अब किस किस वायरस में प्रेजेंट होती है, एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे पैपोवा और पिकोरना वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, और आल्ड नेकेड या कि नॉन इनवेलप वायरस ऑफ द हार्पिस टोगा वायरस। ठीक ना, ये इनवेलप वायरस मतलब किसमें ये बोल रहा है कि जो नॉन इनवेलप वायरस है, ठीक है, तो उसमें तो सभी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इन्वलप नहीं है उसमें प्रेजेंट होती है इस तरह की सिमेट्री। और ये पेपोवा वायरस, पिकोरना वायरस, एडिनो वायरस, हार्पिस वायरस, टोगा वायरस, इन सभी में क्या होती है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि किस वायरस में किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्लियर। हेलिकल सिमेट्री के समझिए क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमेयर टुगेदर टू फॉर्म आ हेलिकल या कि स्पाइरल। मतलब कि जो इसमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमेयर, ये चीज को समझिएगा, ठीक है। यहां समझ लीजिए ये इसका क्या है, जैसे ये कैप्सोमेयर है, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है। इससे समझिए आप, इससे समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आपको क्या है, इसका न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर। और ये जो आपको बाहर वाला पार्टिकल्स दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, इसका कैप्सोमेयर। मतलब कि ये कैप्सोमेयर और जो न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों को क्या कर रहा है, आपस में टुगेदर कर रहा है, मिला रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आइकोसस हेलिकल सिमिट्री बोला जाता है, सॉरी हेलिकल सिमिट्री बोला जा रहा है। ये देख सकते हैं आपको, ये आपको जो हेलिकल के रूप में दिख रहा है, आयरन का, आरएनए का, ठीक है ना, तो यही होता है। और ये पूरा जो आपको ये खोखला वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये खोखला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यही क्या होता है, इसका कैप्सोमेयर या कि कह सकते हैं इसका न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर। मोस्ट ऑफ द हेलिकल्स वायरसेस इन्वलप एंड ऑल आरएनए वायरस। मतलब कि जितने भी, ये पॉइंट को याद करिएगा कि जितने भी इन्वलप वायरस हैं और सभी आरएनए वायरस, ये सभी क्या है, यहाँ पर जो होता है हेलिकल सिमेट्री को कंटेन करके रखें। एक पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट बोला है, ठीक ना, कि मतलब कि मोस्ट वायरस, सभी वायरस की बात नहीं कर रहा, मोस्ट वायरस की ही बात कर रहा है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कुछ वायरसेस जो होता है डू नॉट शो द ईदर द आइकोसल हेडल या कि हेलिकल सिमेट्री आज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। मतलब कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो, यह समझिएगा, कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो ना तो आइकोसल हेड्रल सिमेट्री कंटेन करते हैं ना ही हेलिकल सिमेट्री कंटेन करते हैं। इस तरीके के वायरस को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, या इसी को बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। क्लियर। तो जो वायरस होते हैं आइकोसल हेड्रल और ये हेलिकल सिमेट्री को कंटेन नहीं करते हैं, उस सिमेट्री को हम क्या नाम दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री नाम दे सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो मोस्ट एग्जाम्पल में रखा गया है तो पोक्स वायरस को रखा गया है। क्लियर। ये देख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, जिस तरीके के जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ठीक है, उसी तरह का स्ट्रक्चर जो होता है किसका होता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक होता है। क्लियर। ये आप समझ गए। नेक्स्ट यहां पर शेप की बात करेंगे। क्लियर। शेप भी वायरस के अलग अलग तरीके से होते हैं। जो बहुत सारे जितने भी वायरस होते हैं तो अपना शेप कैसे होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के रूप में वायरस करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जो अलग अलग शेप बनाकर रखते हैं जो ओवरऑल वायरस होते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में समझिए, जैसे पॉक्स वायरस हो गया, ये ब्रिक शेप का होता है। ब्रिक का दैट मीन्स क्या होता है, ईंट है, ठीक ना, जो घर बनाने के लिए ईंट यूज की जाती है तो वो ब्रिक शेप की होती है। तो जो पॉक्स वायरस होता है वो ब्रिक शेप का होता है। रेबीज वायरस जो होता है बुलेट शेप का होता है, जैसे बुलेट की जो गोली होती है, ठीक है ना, चलती है, उसका शेप जो होता है वो किस वायरस का होता है, रेबीज वायरस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बुलेट शेप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। टोबैको मोजाइक वायरस जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएमवी, ठीक है ना, ये कैसा होता है, रोड शेप का होता है। कैसा होता है, रोड शेप का दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ये रहता है, इस टाइप के ये आपको नजर आएगा। क्लियर।
और कुछ वायरसेस जो होते हैं इरेगुलर होते हैं या कि लियोमार्फिक इन शेप के होते हैं, ठीक है ना। रेगुलर लियोमार्फिक का मतलब क्या है, इरेगुलर का मतलब क्या है कि अनियमित शेप, मतलब कि उनका कोई शेप नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इबोला वायरस जो होता है इरेगुलर है, ठीक है ना। लियोमार्फिक इन शेप का मतलब क्या होता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बैक्टीरिया में भी बहुत बार ये टर्म आया है कि लियोमार्फिक शेप के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि एक टर्म में अगर हम बोलेंगे कि डबल मार्फोलॉजी, ठीक है ना। लियोमार्फिक मतलब क्या होता है, डबल मार्फोलॉजी, मतलब कि एक ही मतलब फैमिली के वायरस, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, एक ही फैमिली के वायरस अपना, तो उसमें से अगर दो जीन निकल रहे हैं, मतलब कि दो जीन निकल रहे हैं, तो एक का शेप जो होता है कह सकते हैं कि ओवल टाइप का हो जाए, और एक का शेप जो होता है कह सकते हैं कि रॉड टाइप का हो जाए। तो वो कैसा शो कर रहा है, दो मार्फोलॉजी के रूप में शो कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लियोमार्फिक है। क्लियर, ये चीज को समझ के रखिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके से शेप को बताया गया है। इस इमेज को डालने का उद्देश्य ये था कि एक बार आप जरूर इस इमेज को देख लीजिए, ठीक है, कैसा है। इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसका मेजरिंग भी लिखा है, कितना कहाँ अभी हमने एक्सप्लेन कर चुका। क्लियर। नेक्स्ट, और आज का जो ये लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, कि ससेप्टिबिलिटी टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, मतलब कि वायरस जो होते हैं तो कौन कौन से फिजिकल और केमिकल के एजेंट के रूप में ससेप्टिबल हो सकते हैं, उसके लिए जरूरी है। क्लियर। अगर हम फर्स्ट यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं, हीट लेवल, पॉइंट को पकड़िएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट, सभी की बात नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वायरस कैसे होती हैं, हीट लेवाइल होते हैं, ठीक है। ये हम टर्म बार बार आपको बैक्टीरिया में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लियर। एंड इनएक्टिवेटेड विद इन द सेकंड एट द 56 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अगर आप जो हीट लेवाइल वाले वायरस होते हैं, तो आप 56 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए तो वो सेकंड में ही क्या हो सकते हैं, इनएक्टिवेट हो सकते हैं। क्लियर। जबकि कुछ वायरस जो होते हैं आप 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो वो मिनट में ही डिस्ट्रॉय या कि इनएक्टिवेट हो सकते हैं, और कुछ वायरस को आप 4 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए तो उसमें डेज का टाइम लग सकता है। क्लियर। जबकि हिपेटाइटिस बी वायरस रजिस्ट टू द हीटिंग एट द 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आप 60 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए तो जो हिपेटाइटिस बी वायरस होता है तो उसके प्रति रजिस्ट होगा, ठीक है ना। कितने लिए, फॉर 1 आवर्स के लिए, ठीक है। या कि इससे आप 1 आवर्स के बाद और इसका टेम्परेचर और टाइम बढ़ा दीजिए, तब जाकर के हिपेटाइटिस बी वायरस किल टेस्टाई होगा। कुछ है, ठीक ना, सम स्ट्रेन्स स्क्रैपी, ठीक ना, सम स्क्रैपी रजिस्ट ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो चुका है कि कुछ जो स्ट्रेन स्क्रैपी का मतलब ये होता है कि अगर स्टेन स्क्रैपी वाले वायरस होंगे, ठीक है ना, आपके माइंड में आया हुआ ये इसका मतलब क्या होता है, स्टेन स्क्रैपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने पॉइंट दिया है आपके लिए कि स्लो टेम्परेचर वायरस, मतलब कि जो वायरस होती हैं तो उस टेम्परेचर में क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय होने के लिए स्लो टाइम लेंगे, मतलब कि कम समय लेंगे, स्लो टेम्परेचरिंग वायरस जो होते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कुछ जो स्क्रैपी वायरस होती हैं तो उनको अगर आप 121 का टेम्परेचर दीजिए, ऑटोक्लेव का 121 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए 1 घंटे में, तो उसमें भी क्या हो रहे हैं, रजिस्ट हो रहे हैं। क्लियर। रजिस्ट का मतलब होता है रुक जाना, तो रजिस्ट हो रहे हैं। अगर इनको टेम्परेचर आप और बढ़ाइए और साथ में उसको आवर्स भी बढ़ाइए, तब जाकर के ये क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। कौन, स्ट्रेन्स स्क्रैपी वायरस जो होते हैं, मतलब इसका ये निकलता है कि स्लो टेम्परेचर वायरसेस, ठीक है ना, जो स्लो टेम्परेचरिंग वायरस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स स्क्रैपी। क्लियर, ये चीज आपको समझ में। पीएच की अगर हम बात करेंगे तो जो वायरस होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं 5 से लेकर के 9 पीएच के बीच में, मतलब कि 5 एसिडिक है और 9 आपका एल्कलाइन है। इतना आप पीएच दीजिए तो उसमें ये सरवाइव कर सकते हैं। बट यहाँ पर
किल अगर करना है तो एक्सट्रीमली आप एसिडिटी और एल्कलाइलिटी दीजिए, मतलब कि हाई एसिडिटी, मतलब कि 1-2 आप एसिड हाईली एसिडिक दीजिए तो उसमें ये किल हो जाएंगे। एल्कलाइलिटी मतलब कि आप उनको 13 बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए, 14 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, इस तरीके से आप एल्कलाइलिटी देंगे तो उसमें आप ये किल हो सकती हैं। बट ये सर्वाइव कर सकते हैं 5 से लेकर के 9 pH के बीच में, ये भी ध्यान रखिए। क्लियर। लिपिड सोल्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ईथर और डिटर्जेंट डिस्ट्रॉय द ऑल इनवेलप वायरस। जितने भी इनवेलप वायरस होते हैं, जिस वायरस में इनवेलप प्रेजेंट होता है, तो आप डिटर्जेंट, ईथर और क्लोरोफॉर्म दीजिए तो उसमें ये किल हो सकती हैं। क्लियर। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट में क्या लिखा है कि मोस्ट वायरसेस आर द डिस्ट्रॉय बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको दीजिए तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो H2O2, ठीक ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड आयोडीन कंपाउंड, ठीक ना, कंपाउंड। मतलब ये चीज समझिए कि क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंस बना हुआ है, ठीक है। पूछा गया था कि वायरस को डिसइंफेक्टेंट के थ्रू अगर डिस्ट्रॉय करना है, किल करना है, कितने परसेंट का हाइपोक्लोराइड सोडियम यूज करें, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर कि आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको बता दें, एज वी ऑल नो कि जब कोविड-19 चल रहा था तो उस टाइम पे देखते थे कि गांव, शहरों, कस्बों में हर जगह जो होता है, जो आपको देखते थे कि स्प्रेड किया जा रहा है, एक तरह का कह सकते हैं। तो वो उसमें क्या था, यही था, सोडियम हाइपोक्लोराइड ही था। तो 1% हाइपोक्लोराइड यूज करके ही छिड़काव किया जा रहा था। क्लियर। तो ये भी अपने माइंड में रखिए। और आयोडीन जो कंपाउंड होते हैं उससे भी वायरस से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर। फॉर्मल्डिहाइड और बीटा प्रोपियो और लेक्टोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीपीएल, ये भी क्या होते हैं, एक्टिवली वायरोसिडल होते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों एजेंट का जो फार्मल्डिहाइडा और बीटा प्रोपियोलैक्टेन, इन दोनों एजेंट का सबसे मोस्ट जो यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ द किल्ड वैक्सीन, मतलब कि जो किल्ड वैक्सीन आप प्रिपेयर करेंगे, वायरस को किल करके वैक्सीन को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मल्डिहाइड और बीटा प्रोपियोलैक्टेन होता है यूज़ किया जाता है। और ये एजेंट कैसे होते हैं, एक्टिवली वायरोसिडल होते हैं। एक्टिवली वायरोसिडल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक ना। दो टर्म से मिलकर बना, एक वायरु है और एक सीडल है। वायरु का मीन्स क्या होता है, वायरस, ठीक है ना। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस। और सीडल का मतलब क्या होता है, किल होना, ठीक है ना। मतलब कि वायरस को किल करने के लिए एजेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायरोसिडल। क्लियर। और ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि किल्ड वैक्सीन को प्रिपरेशन के लिए किस तरह का डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन। क्लियर। ये चीज भी आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है और स्विमिंग जो वाटर होता है उसको किल करने के लिए, ठीक ना, उसमें प्रेजेंट वायरस को किल करने के लिए आप क्लोरीन यूज करेंगे। और उस प्रोसेस को जो की जा रही है वही क्लोरीनेशन कहलाती है, ठीक ना। बट एक्सेप्ट ऑफ द हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस को आप क्लोरीन से नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान समझिएगा क्योंकि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है कि आप इसमें इनएक्टिवेटेड कर सकते हैं सनलाइट के द्वारा, या कि अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट के द्वारा, या कि आयनाइजिंग जो रेडिएशन होते हैं, ठीक है, इन सभी से क्या कर सकते हैं, आप वायरस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज हमने आपके लिए जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मार्फोलॉजिकल और कैरेक्टरिस्टिक इसका, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट हिस्ट्री के साथ हमने फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी के रिगार्डिंग में जो रिमेनिंग बचा है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो यू शुड आस्क, अदरवाइज आप अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए। क्लियर। और हम आपके लिए कंटिन्यू अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच।